क्योंकि अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी इतना प्रेशर है कि अगर वो इस एक पूरे प्रोसेस में सपोर्टिव नहीं होते तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी। हम जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको हमेशा ना एक डर के माहौल में रहना है कि आप खुल के, आपकी पर्सनैलिटी ही बाहर नहीं आएगी कि अब मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठा दे या कुछ ना हो जाए। तो अब उस एक पार्टी के पास ये राइट है ना कि वो तो ये क्लियरली कह सकते हैं कि भाई मुझसे तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे मुझे जो है, मैं इस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ और मुझे ये प्रोवाइड नहीं किया गया। जब आपके बच्चों को खून चाहिए होता है या किसी को भी खून चाहिए होता है, तब आप ये पूछते हैं कि ये जनरल कैटेगरी का है या ये कौन सी कैटेगरी का है। मेरे मम्मी पापा ने मेहनत करके मुझे यहाँ तक भेजा है और वो हमेशा इसी डर में रहे कि बाथरूम में पहले ये जनरल कैटेगरी का घुस गया या फिर जो है रिजर्व कैटेगरी का घुस गया। अरे हम भी तो हॉस्टल्स में पढ़े हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और इस समय हमारे साथ डॉक्टर भास्कर ज्योति यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर्स हैं और डीआरडीओ से एफिलिएटेड हैं और देश विदेश के कई वैश्विक संस्थाएं में ये अपना योगदान देती हैं। वुमेन्स के लिए बात करती हैं, उनके शिक्षा को लेकर, खास तौर से हायर एजुकेशन को लेकर इनका अपना स्पेशलाइज इनकी फील्ड है। और इनसे आज हम जानेंगे दरअसल देश भर में यूजीसी के जो न्यू नियम लागू हुए 13 जनवरी से, उसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को अभी सोशल मीडिया पे यूजीसी को लेकर बहुत सारे ट्वीट जो है वो वायरल है। ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में है और इसकी शुरुआत कहां से होती है। दरअसल मैं आपको एक छोटी सी इसकी जो बहस का मुद्दा छिड़ता है वो एक रेगुलेशन को लेकर होता है जो कि जनवरी में लागू किया गया, जिसके तहत कहा यह जाता है जो कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उस पे बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी हैं जो इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटीज के अंदर ये किस तरह का SC ST एक एक्ट लागू किया जा रहा है जो कि एकाधिकार नहीं है, यानी कि इसमें एक वर्ग को इसमें पूरी तरह से अधिकार दिए गए हैं जबकि दूसरे तरफ जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो उसमें पीड़ित बताए जा रहे हैं। तो भास्कर ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ और ये दरअसल ये विवाद है क्या, ये रेगुलेशन क्या है? धन्यवाद विनीत जी, मुझे अपने पोडियम पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका पहला सवाल जो ये है, मुझे लगता है कि शायद ये जो राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है पूरे देश में कि ये जो एक अमेंडमेंट हुआ और न्यू गाइडलाइन जो है वो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जो कि रेगुलेशन 2026 में 13 जनवरी को यूजीसी के थ्रू आया है। सो बेसिकली समाज को या सोसाइटी को ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, या जब चुनाव पास आने लगते हैं तो सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि जिससे वो अपना वोट बैंक पक्का करे। पर मैं आपके थ्रू अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ये जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें काफी समय लगता है। काफी कमिटीज जो हैं वो इसको डिसाइड करती हैं और मल्टीपल फैक्टर्स को लेकर मल्टीपल ड्राफ्ट जो हैं वो बनाए जाते हैं, जिसमें मल्टीपल पॉलिसीज को इंक्लूड किया जाता है। और NEP 2020 का भी एक ये वन ऑफ द क्लॉज था जिसमें एक ये रेगुलेशन के ऊपर 2012 से काम नहीं हुआ था। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जी, तो उसका भी ये वन ऑफ द क्लॉज था और इसके ऊपर 2012 से जो है वो काम नहीं हुआ था। और कुछ जो इस तरीके के पीछे 2016 में, अगर मैं आपको थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहूं, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक रोहित वेमुला करके जातिगत जी उत्पीड़न की बात आई थी, जिसमें जो है उस समय छात्र राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकल कर आया था कि ये एक SC ST एक्ट के तहत है। बल्कि बाद में जब उसका और उसकी जांच हुई तो वो पता चला कि वो तो OBC कैटेगरी को बिलोंग करते थे। उसके बाद 2018 में एक और केस आया था। पायल नाम की एक छात्रा थी जिनका केस जो है वो एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, आपके माध्यम से मैं ये स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि वो ही इस तरीके के मुद्दों को कई बार उठा रही थी और काफी इस एक पर्टिकुलर एक्ट में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। तो इस एक अमेंडमेंट में जो है काफी
जो संशोधन है उनको काम करने की और न्यू चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी। 2012 में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो केवल SC ST को ही इंक्लूड किया जाता था, और आज इसमें SC ST OBC, हैंडीकैप वर्जन और जो वुमेन्स हैं तो उस कैटेगरी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और जी। एक और चीज जो सेकंड क्लॉज मतलब है इसमें, कि अगर कोई झूठा आरोप किसी भी पार्टी ने, मतलब एक्स पार्टी ने वाई पार्टी के ऊपर लगाया है, तो पहले ये एक प्रावधान था कि उनके ऊपर अगर उनका आरोप लगाया हुआ झूठा निकला तो वो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता था। पर जो लोग आज इसके अगेंस्ट हो रहे हैं उनका कहना यही है कि वो जुर्माना हटा दिया गया है, वेयर एज ड्राफ्ट में 1 साल पहले जब मैडम ड्राफ्ट आया था उसमें मैडम ये था। मैं बहुत आसान भाषा में आपसे ये चीज समझना चाहता हूँ कि दर्शक भी इसको समझें, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट और ये बिल होते हैं इनकी लैंग्वेजेस कैसी होती है हमने देखे हैं बहुत। हम आधे लोग समझ नहीं पाते, आधे लोग इनके शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। मैं अपना उदाहरण लेता हूं कि बहुत स्पष्ट बात कहते हैं कि इसमें SC ST OBC छात्र है कोई, और कोई एक जनरल कैटेगरी का छात्र है। आप ये एग्जाम्पल हमको दे के बताइए कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र जो है वो पीड़ित होता है, तो क्या इस पूरे जो न्यू रूल्स आए हैं इसमें वो कहे उसके ऊपर कोई बात की जाएगी या नहीं की जाएगी, जो कि मैं पढ़ रहा हूं सुबह से और जो मैं देख रहा हूं। दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि ST ST के साथ आपने बताया कि इसमें OBC को जोड़ लिया गया, ठीक है। अब उनके जो अधिकार दिए गए हैं वो किस तरह के, अगर कोई शिकायत करता कि शिकायत झूठी पाई जाती है या फिर झूठी पाने के पीछे कोई दूसरी रंजिश निकलती है, कोई आपसी रंजिश का मामला निकलता है, तो किस तरह से ये प्रावधान काम करेगा? क्या आरोप उसमें लगाए जाएंगे, किसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे? थोड़ा सा मुझे, मैं चाहता हूं आपसे प्लीज, क्योंकि आपके बड़ा लंबा तजर्बा है आपको एकेडमिक संस्थानों का, तो उसमें किस तरह से ये काम करेगा मुझे वो समझना है आपसे। देखिए विनीत जी, अगर मैं आपसे लेमैन भाषा में बात करूं बिल्कुल। कि मेरे कैटेगरी से आप ये एकेडमिशियन वर्ड निकाल दीजिए, मेरी डॉक्टरेट निकाल दीजिए, सब कुछ निकाल दीजिए। अगर मैं एक सामान्य अभिभावक के तौर पे आपसे बात करूं कि मेरे भी बच्चे हैं और कल को मेरे बच्चे जो हैं वो किसी एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएं, तो ये जो एक कानून ये लेकर आए हैं या ये एक अमेंडमेंट जो है, तो मुझे ये सब माहौल को देखकर कुछ इस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि मुझे अपने घर में ही अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि भाई बच्चों, कि हम एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और पहले से ही आप ये सोचिए 18 साल के बच्चे की मानसिकता क्या होती है, तो हम ऑलरेडी उनके दिमाग में ये बीज बो रहे हैं कि हम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो अगर तुम कहीं सही भी हो तो तब भी मुंह चुप करके और अपनी आंखें झुकाकर चुपचाप घर पे आ जाना, क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज में किसी ने तुमसे आपसी रंजिश निकालने के लिए, या कोई हो सकता है कि बच्चों में इतनी चेतना नहीं होती या इतना मेंटल एज ही नहीं होती कि अगर कोई आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है या कोई बात हो गई तो कोई बात नहीं, हम आपस में दोस्त हैं, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर हम कोई भी एक बात का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वो चीजें जो हैं मुझे इसमें निहायती गलत लगती हैं कि आपको ऑलरेडी अपने बच्चों को ये समझाना है पहले से ही कि अगर तुम्हारी कंप्लेंट हो गई तो तुम्हारा करियर खराब, उसके बाद तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, उसके बाद जो भी कमिटियां बनाई गई हैं उनको 24 घंटे में डिसीजन लेना है, विद इन 7 डेज उनकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और अगर उनसे वो चीज नहीं हो रही तो डायरेक्टली यूजीसी भी इन्वॉल्व होगा, जिसके अंदर आप अगर कल्प्रिट पाई गए तो आपके बच्चे का पूरा जीवन, आप जो है वकील सुनवाई, आपका जीवन इसी में निकलने वाला है। क्योंकि अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी इतना प्रेशर है कि अगर वो इस एक पूरे प्रोसेस में सपोर्टिव नहीं होते तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी, जो कि उनको फंड्स मिलते हैं सरकार से, और उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आप ये देखिए पॉजिटिवली कि हम वासुदेवम कुटुंबम की बात करते हैं कि पूरा विश्व जो है कि वो हमारा परिवार है, और आप एक छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ही आप ये सोच डाल रहे हैं कि उसको पहले साल में ही जाके ये डिसाइड कर देना है कि अगर मेरा कुछ भी
अप एंड डाउन या कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी किसी अन्य जाति की वर्ग के किसी दोस्त से हो गया, तो ये मेरे ऊपर किस तरीके से बैकफायर, ये क्या रेपरकशंस होंगे मेरे करियर के ऊपर। सो ये चीज जो है मुझे निहायती गलत लगती है। उसके बाद आप ये देखिए ना कि हम जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको हमेशा ना एक डर के माहौल में रहना है कि आप खुल के, आपकी पर्सनैलिटी ही बाहर नहीं आएगी कि अब मेरे ऊपर कोई ये क्वेश्चन ना उठा दे या कुछ ना हो जाए। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक रिजर्व कैटेगरी में है और एक जनरल कैटेगरी में है। अब कल को कोई भी एक परीक्षा है, तो जनरल कैटेगरी के बच्चे से रिजर्व कैटेगरी के बच्चे ने ये कहा कि यार मुझे नोट्स दे दे, और उसने ये कहा कि नहीं मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो अब उस एक पार्टी के पास ये राइट है ना कि वो तो ये क्लियरली कह सकते हैं कि भाई मुझसे तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे मुझे जो है, मैं इस कैटेगरी को बिलोंग करता हूं और मुझे ये प्रोवाइड नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेस में खाना खा रहे हैं, 2 बच्चे पैरेलली अपनी, पहले एक बफे लगा हुआ है, किसी ने सब्जी उठाई, किसी ने रोटी उठाई, कुछ उठाई, और कल को जाके जो है एक ने ये कह दिया कि भाई जनरल कैटेगरी के बच्चे ने जो है पहले रोटी उठा ली, मेरे साथ तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। मैं कहती हूं जब आप लोग इस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब आपके बच्चों को खून चाहिए होता है या किसी को भी खून चाहिए होता है, तब आप ये पूछते हैं कि ये जनरल कैटेगरी का है या ये कौन सी कैटेगरी का है। जो आप इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करते हैं, आपको पता है कि वहां डाइवर्जन नहीं होता, वहां चीजों को डिवाइड नहीं किया जाता। मेरे को केवल इस बात का कष्ट है कि छोटे छोटे बच्चे 18 साल की उम्र में निकल के कॉलेज में जाते हैं, जहां पे वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं कि बिना मम्मी के मुझे सरवाइव करना है, कि मुझे जो है अच्छे नंबर भी लेके आने हैं, मेरे मम्मी पापा ने मेहनत करके मुझे यहाँ तक भेजा है, और वो हमेशा इसी डर में रहे कि बाथरूम में पहले ये जनरल कैटेगरी का घुस गया या फिर जो है रिजर्व कैटेगरी का घुस गया। अरे हम भी तो हॉस्टल्स में पढ़े हैं, जो ये रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं वो भी तो पढ़े हैं। आप बता रही हैं ये 2012 से है, ठीक है। उसके बाद रोहित वेमुला का मामला आया, पूरा देश उसके साथ में खड़ा हुआ। रोहित वेमुला के साथ में क्या हुआ, बहुत गलत, जो भी चीजें आई उसमें पूरा देश एकजुट रहा। और इसके बाद में आपने बताया कि बहुत सारी कमेटियां बैठी, इसमें बातचीत की गई इस पे। लेकिन ये विवाद जो है अब क्यों उछला, मतलब 2012 से इतने साल हो गए, क्या सिर्फ इसलिए उछला कि इसमें ओबीसी को इंक्लूड कर दिया गया, या फिर वो कौन से क्लॉज है ज्योति जी इसमें कि जिसको लेकर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा और हमारे लिए कोई अधिकार। मैं मतलब ये एग्जाम्पल तौर पर कि अगर मैं गलत नहीं हूं लेकिन दूसरे व्यक्ति ने किसी कारणवश मेरा नाम ले लिया, लेकिन क्या मेरे पास इस रूल्स के तहत, यूजीसी के जो नए नियम है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मेरे पास वो अधिकार है कि मैं जाके कमेटी के तरफ, कमेटी के पास मैं बोलूं कि नहीं जी मैं बेगुनाह हूं और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और वो मेरी सुनवाई हो, ऐसा कुछ है? सर ऐसा है कि कमिटी इज द होल सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जिसके अंदर ऑलरेडी ये कह दिया गया है कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स के साथ इक्विटी कमिटी का जो गठन करना होगा, उसमें लिमिटेड टाइम स्पैन है। और पहले तो ये था कि अगर कोई गलत आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहा है और कोई गलत कंप्लेंट कर रहा है, तो कंप्लेंट करने वाले को भी डर था कि मैं ये अगर बहुत कुछ बड़ा गलत पॉइंट करूंगा है तो मेरा आम जुर्माना आदमी, होगा, ये कुछ बहुत होगा, बड़ा कि अगर हम झूठी कंप्लेन करेंगे तो हमारे खिलाफ भी एक्शन होगा। एक्शन होगा। ठीक है, अब आप मेरी एक बात को यहाँ पे समझिए। अब वो जुर्माना हटा दिया गया है, तो अब आप ये समझिए कि 2 तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के, जिनको ये पता है कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ये काम करना है। हाँ, जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर मैं निकल जाऊंगा। और कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं करना, पर जो सीधे सीधे रास्ते पे काम कर रहा है कि उसके कामों में अड़ंगे कैसे लगाएं। और ये आपके लिए, आप भी कॉलेजेस में पढ़े हैं, हम भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कैंपस में मैं पढ़ के आई हूँ, तो छात्र राजनीति को बड़े मैंने गौर से देखा हुआ है। तो सर जिनको सीधे सीधे चलना है ना, उनके लिए बड़ी दिक्कत वाला माहौल आ रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे ये कहा कि अब मुझे अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा, या तो बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स कुछ नहीं है,
यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आप थोड़े से भी इकोनॉमिकल स्टेबल हैं और आपको अगर इन गंदगियों में अपने बच्चों को, अपनी आगे वाली जनरेशन को नहीं फंसाना, तो आप उन्हें एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ आप उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दीजिए कि वो अपने जीवन में कुछ कर जाए। उसके लिए आप उन्हें बाहर भेज दीजिए, क्योंकि हर समय इतनी टेंडर एज में आप बच्चों को, मतलब आप स्कूल, हायर एजुकेशन, मतलब बैचलर्स में भी आप राजनीति ले आए, तो ये इतना गंदा लगता है। कहाँ गए इनके और जो रिफॉर्म्स थे? इनसे आप ये पूछ लो ना कि कहाँ इनका कैंपस प्लेसमेंट, इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करते हैं, कौन से रिफॉर्म्स फुल कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि इतना फॉरेन यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है या फॉरेन का इतना बच्चा यहाँ पर आता है, क्या इंटरनेशनल मार्केट में ये पर्टिकुलर न्यूज नहीं है कि आप अपने ही जो आपका पूरा अकेडमिया का इकोसिस्टम है उनके साथ आपका क्या डिस्क्रिमिनेशन है? तो आप बाहर वालों के साथ आप क्या करोगे? एवरीवन इज अवेयर। तो जब आप अपने घर का आपका माहौल ठीक नहीं है, जब आप अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, अरे आपको जो भी करना है ये एक क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण बनिए जैन का बच्चा है या कोई SC ST कैटेगरी का बच्चा है, जो गलत है वो गलत है। और अगर किसी ब्राह्मण के बच्चे ने या किसी बनिए के बच्चे ने भी गलत काम किया है तो उसको सजा मिलेगी। पर ये बात गलत है कि SC ST जो है वो ठीक, अगर कोई भी गलत काम करेंगे या अगर कोई गलत शोषण करते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि सामान्य वर्ग जो है, कि आजकल जैसे आप ये UGC का जब से ये एक रेगुलेशन आया है कि ऑलरेडी ये लागू हो चुका है, जिसको अब ये पीछे लेने की बात कर रहे हैं, कि हमें तो ये लगता है कि क्या गलती हो गई क्या इस उसमें पैदा होकर, इस वर्ण में पैदा होकर। अब ये लगता है क्योंकि हमने तो ये सब बनाया नहीं, जिन ऋषि मुनियों ने बनाया ये सब, तब उस टाइम पे ये सब होता नहीं था। ये गोत्र सिस्टम हमने तो बनाया नहीं, उन ऋषि मुनियों से जाके पूछो जब ये डिवीजन हो रहा था। तो ये मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी पे जहाँ पे आपको बेस्ट माइंड्स चुनने चाहिए कि आप कहाँ तो 2047 का विजन लेकर चलते हैं विकसित भारत का, और कहाँ आप उनको ये कह रहे हैं कि कोई इंटेलिजेंट भी हुआ। अब आपको नहीं लगता कि लोग रंजिश नहीं निकालेंगे? एक 98 का बच्चा, एक 100 का बच्चा है मार्क्स वाला, जो 98 मार्क्स अगर रिजर्व कैटेगरी का है, 100 मार्क्स वाला जो है वो जनरल कैटेगरी का है, कि वो उसके ऊपर खुंदस लगा के उसको पीछे नहीं करेगा। ये इस मुद्दे पर चर्चा करना, चूंकि इस समय मैं देख रहा हूं कि बाइकॉट यूएसजी और बहुत सारे लोग और मंच इसमें जुड़ते जा रहे हैं, तमाम लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और देश के अंदर एक इस चीज को लेकर बहुत बड़ा एक बहस छिड़ गई है कि ऐसा कैसे किया गया। अब इसमें देखना है कि आगे चल के यूजीसी इसमें क्या निर्णय लेता है, या गवर्नमेंट इसमें क्या निर्णय लेती है। और अगर इसमें अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई ऐसी चीज है, कोई भ्रमित करने वाली चीज है जो लोगों को नहीं पता है, तो प्लीज यूजीसी के लोग आए, जिसने इसको तैयार किया है वो लोग आए। वो सब इतने कैपेबल हैं कि उनके एक नोटिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हाजिर हो जाती हैं, और पूरे देश को, समाज को ये पता चल जाता है कि भाई नहीं, चलो इस चीज में हम लोग भ्रमित थे, हम लोगों को गलत जानकारी दी गई। असली जानकारी जो है वो ये दे रहे हैं, और ये बिल्कुल जो जानकारी दे रहे हैं वो किसी भी तरह से लोगों को बांटने वाली जानकारी नहीं है, लोगों को एक करने वाली जानकारी है। जो लॉज है वो सबको एक तरह से पिरोने वाला कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में डॉक्टर भास्कर ज्योति, आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिस आसान भाषा में इस यूजीसी की बहस को, विवाद को हमको समझाया, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका।